हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है और उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका एबनॉर्मल मोलर मासेस। यह टॉपिक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके कंपटीशन लेवल में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए। एबनॉर्मल मोलर मासेस, तो टॉपिक कीजिए सब लोग, एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानिए कि एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को देखे हैं वे एक्चुअली में वैसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है। जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन में आपने लिया वाटर या फिर कोई भी सॉल्वेंट और इसमें आपने सॉल्यूट मिलाया शुगर, या फिर आप ले लीजिए एसिटिक एसिड या फिर यूरिया। तो ये जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि C12H22O11 ये आपका शुगर होता है। तो बच्चों ऐसा होता है कि ये वैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर में मतलब कि सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे सॉल्यूट्स का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो आपका जैसे है वैसे ही रहता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने 4 पढ़ा है ना, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था आपका RLVP। ठीक है बच्चों, दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या था? ये था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा था आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स का कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा होता है तो इसलिए जो मोलर मास नॉर्मली मिलता है, जैसे कि आपका क्या होता है, ये शुगर का मोलर मास होता है 342 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू भी जब आप इसका मोलर मास निकालिएगा, सबों में तो आप एमबी ही कैलकुलेट किए हैं, आरएलबीपी में भी आप एमबी मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी आप एमबी ही निकाले हैं, इसमें भी एमबी और इसमें भी आपने एमबी ही निकाला है। तो वैसे केसेस में आप देख रहे हैं कि ये वैसा सॉल्यूट पार्टिकल है जिसका न तो एसोसिएशन हो रहा है और न ही डिसोसिएशन। तो ऐसे केस में जो आपका नॉर्मल मोलर मास आता है वही थ्योरेटिकल वैल्यू भी इसका आता है। लेकिन कुछ वैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनका एक सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक मैं लेता हूं सबसे पहले NaCl। ठीक है बच्चों, आप NaCl को जब जैसे ही वाटर में डालिएगा तो Na+ और Cl- आपका बनता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, जब आप NaCl इस वाटर में आपने डाला था तो NaCl तो 1 मोल का था। ठीक है बच्चों, अभी जैसे ही आप आपने इसमें डाला, ये डिसोसिएट होकर के 2 मोल्स का बन गया, 1 मोल का Na और 1 मोल का Cl। तो आपने डाला था 1 मोल का, बन गया 2 मोल का, है कि नहीं? तो वैसे केस में बच्चों आपके मोलर मास में फर्क आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी मैं लेता हूं, जैसे कि आप ले लीजिए एसिटिक एसिड। जैसे कि देखिए CH3COOH, आप जैसे ही इसे बेंजीन में डालता है, बेंजीन में, तो ये डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब हो गया CH3COOH और ये डाइमर बना। तो आप देख रहे हैं कि आपने डाला था 2 मोल का बट ये बन गया 1 मोल का। 1 मोल का बना तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है और जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। तो वैसे केस में आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू में फर्क आ जाता है। समझ गए बच्चों? तो ये जो आपके मोलर मास के वैल्यू में फर्क आता है, इसी फर्क को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। ठीक है बच्चों, अब एबनॉर्मल मोलर मास किन वजहों से होता है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। तो चलिए हम लोग यहां पे लिख रहे हैं रीजन
ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। तो बच्चों रीजन क्या है? सबसे पहले तो हम लोग रीजन देखते हैं, तो इसका दो रीजन अपने को मिलता है। एबनॉर्मल मोलर मास के दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है डिसोसिएशन, और दूसरा होता है जी एसोसिएशन। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया भी था, बट एक बार फिर आप देख लीजिए। कुछ वैसे सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि NaCl, इसी प्रकार से KCl। जैसे आप इसे किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, ये डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट करने का मतलब ये टूट जाएगा अपने आयंस में। जैसे कि मान लीजिए हमने डाला NaCl, ठीक है बच्चों, तो NaCl आपने डाला था 1 मोल का, लेकिन जैसे ही पानी में गया ये बन गया आपका Na+ और Cl-। तो डाला था 1 मोल का, बन गया 1 और 1 2 मोल का। नहीं, तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ डिसोसिएशन की वजह से। तो जब भी डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है आपका कि मोलर मास के वैल्यू में फर्क आ जाता है। ठीक है बच्चों। अभी दूसरा रीजन, दूसरा जो है आपका, वो है आपका एसोसिएशन की वजह से। जैसे कि आप ले लीजिए एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का भी मैंने आपको बताया है कि जैसे एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डालते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग बेंजीन, और बेंजीन में जैसे ही आप डालते हैं क्या हो जाता है, ये बनाता है डाइमर। तो जब डाइमर बनाएगा तो बच्चों क्या होगा, डाले थे आप 2 मोल का, बन गया 1 मोल का। तो फिर आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू में फर्क आ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका 2 रीजन। इस रीजन की वजह से आपके मोलर मास में डिफरेंस आ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि मोलर मास एबनॉर्मल हो जाता है। जो नॉर्मल वैल्यू है वो उसके थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों। अभी क्या है, अभी हम लोग इसको ड्राइव भी करेंगे, अभी मेरे साथ बने रहिए। अब क्योंकि मोलर मास एबनॉर्मल अपना हो चुका है, तो इस फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए एक फैक्टर था जिसे हम लोग बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है बच्चों। तो वेंट हॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए एक फैक्टर दिया, दैट वाज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। देखिए मेरे साथ लिखिए आप लोग भी, इसे बच्चों बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर को बच्चों आई से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। इसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, दैट फार्मूला वाज नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये होता है बच्चों इसका फार्मूला। वेंट हॉफ फैक्टर आई का फार्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग करके भी देखते हैं। जैसे मान के चलिए आप लेते हैं AB और इसे आप डालते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है बच्चों। सॉल्वेंट में डालेंगे तो A+ और B- बनेगा। ठीक है। तो नॉर्मली 1 मोल का लिया था, लेकिन ऑब्जर्व किया तो हो गया 1 और 1 यानी कि 2 मोल्स का। तो इसका जो बच्चों फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं, कि आपने डाला था 1 मोल का, बट ये बन गया 2 मोल का। इसी प्रकार से एसोसिएशन के केस में भी होता है। ठीक है। अब इसके लिए 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से। सबसे पहले, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, सबसे पहले हम लोग डिसोसिएशन का केस लेते हैं। तो जब आप डिसोसिएशन का केस लेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू जो होगा, ये आपको 1 से, चूंकि डाले थे 1 मोल का, बट ये बन गया तो 1 से इसका वैल्यू ज्यादा मिलेगा, मतलब आई का वैल्यू मोर देन 1, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अभी दूसरा केस इसका बनता है इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए एसोसिएशन के केस में आप लीजिए एसिटिक एसिड, यहां पे मैं बनाता हूं एसिटिक एसिड। देखिए CH3COOH 2 मोल का लिए, और ये बन गया आपका 1 मोल का, यानी कि CH3COOH का बना डाइमर। तो डाले थे 2 मोल का, बन गया 1 मोल का, यानी कि ये वैल्यू आपका कम आ रहा है। इट मींस एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू जो होगा वो 1 से कम मिलेगा, बिकम्स लेस देन 1। ठीक है बच्चों। अब एक तीसरा केस भी आएगा जिसमें वैसे सॉल्यूट्स को हम लोग लेंगे जिसका न तो एसोसिएशन हो रहा हो और न ही डिसोसिएशन हो रहा हो। जैसे कि शुगर ले सकते, आप ग्लूकोज ले सकते,
आप यूरिया ले सकते हैं। तो ये कुछ वैसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनका न तो एसोसिएशन होता है और न ही डिसोसिएशन होता है। तो मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ सॉल्यूट्स, in case of solutes which do not undergo association और डिसोसिएशन, तो वैसा सॉल्यूट्स हम लोग लेते हैं जिसका न तो एसोसिएशन हो रहा हो और न ही डिसोसिएशन हो रहा हो। वैसे केस में वेंट ऑफ फैक्टर आई का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और ये 3 पॉइंट से क्वेश्चंस आपके नीट जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए इन केस ऑफ डिसोसिएशन, मैं इसे हटा देता हूं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 1, 3 और एक ऑप्शन दे देगा आपको आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि भाई बताओ डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू इन चारों में से कौन सा होगा। तो आपको डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, इसी में आपको टिक लगाना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक को हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों को ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद इस रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, मैं इसे रब करता हूं। यहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो इसके लिए आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में भी वेंट ऑफ फैक्टर को लिख सकते हैं। तो इन सेंस ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, इन सेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट ऑफ फैक्टर आई का जो होगा फॉर्मूला वो होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अगर आप मोलर मास के सेंस में वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में अगर आप निकालते हैं तब इसका वैल्यू आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन करिए। और अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिसोसिएशन को ड्राइव करते हैं और ड्राइव करने के बाद इससे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखिए, सबसे पहले तो इसे डिफाइन करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज डिसोसिएटेड। मतलब आप कितने मॉलिक्यूल्स आपने लिया था और उसमें कितना मॉलिक्यूल्स आपका डिसोसिएट हुआ, इसी के फ्रैक्शन को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग फॉर्मूला से बनाते हैं। मोल्स ऑफ सब्सटेंस, लिखिएगा इसे मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। माने मतलब ये कि आपने कितना लिया था और उसमें कितना सब्सटेंस आपका डिसोसिएट किया, इसी के फ्रैक्शन को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ए बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल है और ये डिसोसिएट कर रहा है और डिसोसिएट करके ए प्लस और बी माइनस बना रहा है। ठीक है, अब इसे ड्राइव कर रहा है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन से पहले ये 1 मोल का था
और ये दोनों जीरो, क्योंकि अभी डिसोसिएशन हुआ नहीं है, अभी डिसोसिएशन से पहले की बात हो रही है। डिसोसिएशन से पहले 1 मोल का, और ये दोनों तो उस समय बना ही नहीं था। तो चलिए अब हम लोग करते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद मान लीजिए इसमें से आपका अल्फा घटा, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट में से जितना घटता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें से अल्फा घटा तो ये बनेगा अल्फा अल्फा, ठीक है। क्योंकि ये 2 में आपका डिसोसिएट हो रहा है तो 2 अल्फा। मान लीजिए किसी केस में आपका 3 में टूटे, 4 में टूटे, तो हम लोग पहले एक फैक्टर ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये m अल्फा में टूटा। लेट अस सपोज, मान लेते हैं, लेट अस सपोज ए सॉल्यूशन गिव्स m आयंस। ये तो 2 आयंस दे रहा है ना, लेकिन आप मान लीजिए कि भाई m आयंस दे रहा है, क्योंकि किसी किसी केस में आपको ज्यादा भी टूटेगा, तो ज्यादा टूटेगा तो एक फैक्टर हम लोग पहले ही ले लेते हैं, है ना। लेट अस सपोज ए सॉल्यूशन गिव्स m आयंस, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपका 2 आयंस में टूट रहा है, किसी किसी केस में 2 से ज्यादा होगा, तो पहले ही हम लोग एक m फैक्टर ले लेते हैं। देन टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स कितने होंगे, सबों को ऐड करना है, 1 माइनस अल्फा, और ये 2 अल्फा की जगह m अल्फा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लीजिए वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू तो आपको पता ही फॉर्मूला था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने ऑब्जर्व यही किया, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, और नॉर्मली आपने लिया था 1 मोल का, ठीक है बच्चों। अब आप इसे सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, आई को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई होगा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, ठीक है बच्चों। अब मैं इसे यहां पे सॉल्व करता हूं, देखिएगा। अब आप कीजिए, इस 1 को उठा के इधर लेके आइए, ये हो जाएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया जी m माइनस 1। यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई m माइनस 1, ठीक है बच्चों। यही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितने डिग्री से टूटा, ठीक है बच्चों। ये था इसका डेरिवेशन। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब इस टॉपिक से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं ताकि आप टॉपिक अच्छे से समझ सकिए, ठीक है बच्चों। तो ले लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया है। आपका क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ KCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर freezes at minus 0.24 degree Celsius. Calculate the percentage ionization of the salt. KF फॉर वाटर 1.86 आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मोलर मास ऑब्जर्व करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो चलिए, यहां पे आपका सॉल्यूट का मास दिया हुआ है MWB 0.5 ग्राम, सॉल्वेंट का मास आपका दिया हुआ है WA 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। और फ्रीजेज है डेल्टा TF आप निकाल लीजिए, 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा TF का ही फॉर्मूला था आपको बच्चों। तो ये घटाइएगा तो ये आएगा 0 माइनस 0.24, तो प्लस में आएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप कीजिए, KF का भी वैल्यू आपको दे रखा है, KF होता है 1.86, यहां से MB निकालिए। MB का फॉर्मूला होता है KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA। चलिए सब वैल्यू को हम लोग डालते हैं। ये आपका KF हो गया 1.86, WB हो गया आपका 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF आपका 0.24, और WA आपका हो गया 100, ठीक है बच्चों। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 38.75, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका MB। अब आप निकालिए इसका नॉर्मल मोलर मास। चलिए मैं यहां लिखता हूं, देखिए नॉर्मल मोलर मास ऑफ KCl, ये आपका ये
ये क्या होता है बच्चों 39 और Cl का 35.5 एटॉमिक मास निकालिए तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0.5 74.5। देखिए बच्चों कितना फर्क है। आप MB निकाले किसका, KCl का, देखिए 38.75 और यहाँ नॉर्मल मोलर मास आप निकाल रहे हैं, ये भी तो KCl का ही निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ 74.5, ऑलमोस्ट डबल का फर्क हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से निकालिए आई वेंट ऑफ फैक्टर, आई इज इक्वल टू होता है आपको नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास नॉर्मल कितना आया बच्चों 74.5, ऑब्जर्व हमने कितना किया 38.75, डाल दीजिए, इसे आप सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 1.92। ठीक है, अब आई का वैल्यू निकला। अब हम लोग KCl को डिसोसिएट करके देखते हैं कि ये कितने परसेंट से आयोनाइज हुआ। तो चलिए, नाउ KCl इज डिसोसिएटेड एज, KCl को जब डिसोसिएट करिए तो बनाएगा K प्लस और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं बिफोर डिसोसिएशन। एक मोल का ये 0 क्योंकि डिसोसिएशन हुआ नहीं, बिफोर है। अब करते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, इसमें से अल्फा घटाइए, ये अल्फा अल्फा बना, यहाँ m की जगह 2 आप लिख सकते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था कितने आयंस में टूटता है, वहां आप m एक फैक्टर ले सकते हैं। यहाँ 2 में टूटा तो m का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कीजिए, टोटल मोल्स निकालिए आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स कितने हो गए 1 माइनस अल्फा, और ये m की जगह 2 लीजिए, 1 और 1 2, तो यहाँ पे ले सकते 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा में से अल्फा गया, कितना बचा 1 प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब एक बार फिर से आई निकालिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस से निकालिएगा तो क्या आ गया भाई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व किया आपने 1 प्लस अल्फा, और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल हम लोगों ने 1 मोल का ही लिया था। ठीक है बच्चों, अब इसे फर्दर सॉल्व कीजिए। आई का वैल्यू यहाँ निकाल चुके थे हम लोग, यहाँ 1.92 यहाँ डाल दीजिए, 1.92 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई 1। ठीक है, अब 1 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिए, मैं इधर बनाता हूं। यहाँ पे आपका 1.92 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपका आएगा 1.92, मैं यहाँ लिखता हूं 1.92, और ये बराबर है आपका 1 प्लस अल्फा के। यहां से अल्फा निकालिए, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1.92 माइनस 1 दैट इज 0.92। अब आपको इसे परसेंट में निकालना है, निकालिए परसेंट ऑफ अल्फा, तो आपका हो गया भाई 0.92, बस इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये परसेंट में आ जाएगा, ये हो गया जी 92%, और यही आपका आंसर है। तो ये था बच्चों आपका एबनॉर्मल मोलर मास, और उसका पहला केस जो था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोगों ने इसे अच्छे से ड्राइव भी किया है, और फिर इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए।